नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, किसी भी चुनाव में केवल अपने दल और गठबंधन के वोटों को बढ़ाकर ही चुनाव नहीं जीते जाती, बल्कि अपने प्रतिद्वंदी के वोटों में विभाजन कराकर भी या विभाजन होने की कामना करके भी चुनाव जीते जाते हैं। आज से 2 महीना पहले तक जो परिस्थिति बनी थी बिहार में, कि बिहार में लग रहा था कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी इस प्रकार की लग रही थी जिससे कि ये बातें स्पष्ट रूप से आईने की तरह साफ दिख रही थी कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार दोनों का मिलन नहीं हो सकता। उसके पीछे कई कारण, जिन कारणों की चर्चा मैं पहले कई बार कर चुका हूं। लगातार 5 वर्षों के अंदर जब से सीपीआई से छोड़कर कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, तब से लेकर आज तक ये एक परसेप्शन, और उसमें सच्चाई भी है, ये बनी रही कि लालू यादव का परिवार किसी भी कीमत पर कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में नहीं देखना चाहता, क्योंकि कन्हैया को लगता है ऐसा है कि कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के भविष्य की राजनीति के लिए चुनौती बनेंगे। उसका संकेत कहां से मिला? संकेत मिला CAA, जब देश के अंदर लागू करने की घोषणा हुई थी 2019 में। उसके बाद जब जिस प्रकार का आंदोलन चला, उस आंदोलन में कन्हैया कुमार की भूमिका के कारण कन्हैया कुमार को जो लोकप्रियता मिली, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा था बिहार में एक वर्ग के मतदाताओं पर, उसी से लालू यादव का परिवार डरा हुआ था। और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी अगर दांव चल रही थी तो सबसे बड़ा दांव कन्हैया कुमार के नाम पर लग रहा था। उस कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की कुर्सी भी दांव पर लगा दी, उनको हटा दिया, इसलिए कि वो कन्हैया कुमार के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। खैर, बात आगे बढ़ी। अब बात बढ़ते बढ़ते यहां तक आई है कि कन्हैया कुमार ने स्वीकार कर लिया है कि तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। संकेत कांग्रेस की तरफ से ऐसा मिल रहा है कि नहीं, अब लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी किसी तीसरे मोर्चे को खड़ा करने का प्रयास करेगी या फिर आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ने का प्रयास करेगी। इसकी संभावना अब घटती जा रही है। हाँ, वैसे राजनीति में एक बात स्पष्ट है कि कभी भी किसी भी संभावना को आप समाप्त नहीं मान सकते। राजनीति संभावनाओं का खेल है। चुनाव से मतलब नामांकन से एक दिन पहले तक भी खेला होता रहा है बिहार, तो उसका सबसे प्रत्यक्ष गवाह रहा है। 3 महीना पहले कैसे नक्शा बदल जाता है वो तो हमने जस्ट 1.5 साल पहले जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, जनवरी तक नीतीश बाबू अपने आप को इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रहे थे। लेकिन वही नीतीश कुमार जो इंडिया अलायंस के फादर खुद कह रहे थे कि नीतीश को, या उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार का ही मतलब एक तरह से ब्रेन चाइल्ड है इंडिया अलायंस। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया? सबसे पहले वही जो है छोड़ छाड़ के भागा एनडीए के साथ। तो ऐसा उदाहरण कई है इतिहास में दर्ज, जब एकदम अंतिम क्षण में, जिसे हम कहते हैं 24th आवर, वहां जाकर जो एक पासा पलट जाता है, कोई खेमाबंदी अलग हो जाती है। तो इस प्रकार की घटनाएं आम रही हैं। तो लेकिन मोटे तौर पे जो परिस्थितियां अभी दिख रही है उसमें एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, लग रहा है कि अब अपनी सीमाओं का अंदाजा कांग्रेस को भी हुआ, राष्ट्रीय जनता दल को भी है, इसीलिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में है। और इसी कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने संकेत दिया तब जब कन्हैया कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के हमारे उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं। तो यहां मामला, अब देखिए, अब इसके बाद पासा क्या पलटेगी और इसका असर बीजेपी पर क्या पड़ना है। बीजेपी मतलब जो दूसरा गठबंधन है, एनडीए अलायंस है। एनडीए अलायंस की समस्या क्या है? एनडीए अलायंस की समस्या, जैसा मैंने पहला सेंटेंस कहा था इंट्रो में, कि हर दल और गठबंधन केवल अपने वोटों की संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि यह चाहता है कि उसकी प्रतिद्वंदी का वोट शेयर घटे या उसमें बटे। चूंकि कहावत है, बटोगे तो कटोगे, और ये बीजेपी का सिगुफा रहा है। तो वहां भी वही स्थिति है कि अगर बीजेपी इस बात की उम्मीद लगाए बैठी थी कि कन्हैया कुमार के सहारे कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ जाए और आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तेजस्वी यादव को आगे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर लड़ जाए,
और तेजस्वी यादव के साथ ही ओवैसी भी एक और मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ लें तो बीजेपी के काम आसान हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी विरोधी वोट इतने खेमे में बटेंगे कि बीजेपी की जीत को कोई भी कोई संभावना ही नहीं बचेगी कि बीजेपी चुनाव हार भी सके। तो इस मुगालते में बीजेपी थी। लेकिन अब जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार का मिलन होता है, जिस प्रकार से यह संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ महागठबंधन में जो वर्तमान स्वरूप है महागठबंधन का, वो स्वरूप ही चुनाव में जाएगा जैसे लोकसभा चुनाव में गया था। अब अगर यही स्वरूप बरकरार रहता है तो फिर क्या होगा? तो फिर सबसे बड़ी बात, जिस बात की संभावना लोग व्यक्त कर रहे थे कि तेजस्वी यादव को मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, यह संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। केवल यह संभावना बची रह जाएगी वहां सीमांचल में जहां पर कि मुस्लिम मतदाताओं को यह भरोसा है कि केवल वो अपने बलबूते पर सीट निकाल सकते हैं, वैसी सीटों पे निश्चित रूप से ओवैसी की पार्टी को फायदा मिलेगा। क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें अगर पिछले विधानसभा चुनाव का, तो उसमें मुस्लिम मतदाता काफी टैक्टिकल वोटिंग करते हैं और उस टैक्टिकल वोटिंग में उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि जहां पर एआईएमआईएम के मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हो वहां वोटों का विभाजन नहीं हो मुस्लिम वोटों में, यह प्रयास होता है। तो ऐसे लगभग 8 से 10 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि अगर मुस्लिम और हिंदू वोटों में विभाजन ना हो, डायरेक्ट फाइट हो, मुसलमान वर्सेस हिंदू उम्मीदवार, मतलब बीजेपी का उम्मीदवार हो या एनडीए का उम्मीदवार हो वर्सेस एक मुसलमान का, और मुसलमानों का वोट भी 5-10% वैसे ही बटे जैसे हिंदू वोट बटता है वहां। अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो 7 से 8 सीट एआईएमआईएम आसानी से निकाल सकती है। पिछली बार भी 5 विधानसभा सीटें ऐसे ही जीती थी एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी, तो इस बार भी वो 7-8 सीट तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मुस्लिम मतदाताओं का वोट बटेगा नहीं, इस डर से नहीं बटेगा कि कहीं बीजेपी ने जीत जाए चुनाव, तो वहां वो एआईएमआईएम को भी वोट नहीं देंगे, बल्कि वो तब फिर जाएंगे महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ। चूंकि महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ केवल मुसलमान वोट नहीं होगा बल्कि हिंदू समाज के अन्य जातियों का भी वोट होगा। पहला वोट होगा यादवों का, दूसरा वोट होगा जो ऐसे एंटी बीजेपी वोटर्स जो सेकुलर वोटर्स हैं, ऐसे लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा। फिर उम्मीदवार की जाति, जिस जाति का उम्मीदवार महागठबंधन का होगा उस जाति का वोट, चूंकि ऐसा तो ट्रेंड देखा गया है कि जहां जिस जाति का उम्मीदवार होता है तो फिर स्थानीय कारणों से उस जाति के वोट राज्य स्तरीय समीकरण या राष्ट्रीय स्तरीय समीकरण को नकार कर कैंडिडेट के नाम पर पड़ता है। ऐसे कई विधानसभा सीटें हैं जिसके बारे में कहा जा सकता है, यह लोकसभा चुनाव में भी, कि जैसे अगर बीजेपी का यादव जाति का उम्मीदवार है और वहां से आरजेडी ने किसी अन्य जाति को, गैर यादव को टिकट दिया, तो वहां पर हमने देखा है कि यादव जाति का वोट बीजेपी को भी मिल जाता है अच्छा खासा। तो ये चीजें हर जाति के साथ ये बातें हैं। जैसे अगर राजपूत जाति का उम्मीदवार आरजेडी देता है या भूमिहार जाति का उम्मीदवार आरजेडी देता है, तो क्या ऐसा तो भूमिहार जाति का वोट भी आरजेडी को मिलता है या राजपूत जाति का भी वोट मिलता है, तो वो वोट पार्टी का नहीं होता बल्कि वो वोट होता है उम्मीदवार का। तो ऐसे जो उम्मीदवार की जाति का वोट होगा वो मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है उस वोट बैंक में विभाजन नहीं होगा, और जब विभाजन नहीं होगा तो फिर महागठबंधन की सरकार बनना लगभग तय है। क्यों तय है? उसके लिए आप पिछले विधानसभा चुनाव का परिणाम देख लीजिए। पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम में ठीक है कि लगभग 13-14 सीटों का अंतर था, लेकिन वोट का अंतर कितना था? मात्र 12,000। मात्र 12,000 का वोट का डिफरेंस था, जिस डिफरेंस से 14 सीटें पीछे थी एनडीए। और वो 12,000 का डिफरेंस क्यों था? उसके कई कारण थे। उसके सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस पार्टी को ऐसी सीटें दी गई थी जहां पर कि कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक रूप से बहुत कमजोर है, उम्मीदवारों के चयन में गड़बड़ी थी। तो ये सब कई फैक्टर्स हैं। अगर उन फैक्टर्स पर अगर महागठबंधन ने काम किया तो निश्चित रूप से बीजेपी भयंकर टेंशन में है, और अगर ये बंटवारा नहीं हुआ तो फिर बीजेपी को
या एनडीए को आप कह लीजिए, निश्चित है कि पानी पिलाने वाली स्थिति है, बहुत मुश्किल होगी एनडीए के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।